सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समसामयिक विषय से जुड़ी इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले 24 अक्टूबर 2023 को देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रकार की घटनाएं जो हाल ही के दिनों में घटित हुई हैं उन्हीं को इस लेक्चर के दौरान कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का नंबर 2 चरण को मंजूरी कहां पर दी है? तो हाल ही के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगी हुई हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हर जगह इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी की वानगी का उदाहरण है, आपको देखने को मिलेगा जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जो जेएंडके का ही पहले भाग हुआ करता था, अभी वर्तमान में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख के बारे में, जहां पर ये ग्रीन एनर्जी के लिए जो चरण नंबर 2 है उसको क्या दे दी गई, मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा हेतु सीईसी सेकंड को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 18 अक्टूबर 2023 को लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा के रूप में इसको बना दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीन ऊर्जा के बारे में अभी ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़े दिनों के बाद में ये कह सकते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा के साथ साथ में ग्रीन ऊर्जा, इसके अलावा हाइड्रोजन ऊर्जा और सोलर एनर्जी, इसके बारे में सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसकी का एक हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज 2000 रन बनाकर दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है? वैसे तो बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड बनते हैं वो सारे टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन इस बार तो जो रिकॉर्ड तोड़ने का जो कार्य करा है वो भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम शुभमन गिल है। उन्होंने 2000 रन सबसे तेज रन बना करके उन्होंने हाशिम अमला, जो पहले दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेटर हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने हाल ही के दिनों तोड़ दिया है। शुभमन गिल की अगर बात करें तो इन्होंने अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो सितंबर 2023 को जो दिया गया उसका खिताब जो है वो भी इन्होंने ही जीता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है शुभमन गिल। इसके अलावा वो प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 सितंबर माह के भी वो प्लेयर रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में और आपको बता दूं कि अगर महिला क्रिकेटर्स के बारे में बात करें तो वहां पे चमारी अट्टापट्टू जो बांग्लादेश की महिला क्रिकेट कप्तान है, उनको भी प्लेयर ऑफ द मंथ एज ए विमेन कैटेगरी में उनको सम्मानित किया गया है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया सितंबर 2023 में। 480 रन बनाए उस अकेले महीने में और 80 के रन रेट के अनुसार उन्होंने ये रन बनाए। शुभमन गिल है भारत के नवोदित खिलाड़ी हैं और वर्तमान में अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी उनका जो शानदार प्रदर्शन अभी सभी को देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो किसे नियुक्त किया है? मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन कहीं पे भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि अभी वर्तमान में उड़ीसा के जो राज्यपाल की बात करी जा रही है तो किसको अभी नियुक्त किया है? तो उनका नाम रघुवर दास है। चलिए जान लेते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और जो वरिष्ठ राजनेता होते हैं या किसी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं या इसके अलावा कोई वेटरन जो लीडर होते हैं, सामान्यतः कोई भी दल उन्हीं को ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स। संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है। अगर शपथ की बात करें या नियुक्त करने की बात करें तो आर्टिकल 155 के तहत उनके नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उनको दी जाती है। कार्यकाल के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि कार्यकाल का ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 साल तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। हालांकि 5 साल के बाद में भी ऐसे कुछ उदाहरण हुए हैं जहां पे राज्यपाल 5 साल के बाद में भी, या कह सकते हैं 5 साल को क्रॉस करने के बाद भी राज्यपाल के पद पे वो बने रहे थे। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पूमा इंडिया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? हाल ही में पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इंडियन क्रिकेटर है, उनको बनाया गया है। और कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो अपने लोगों को, या कह सकते हैं उनके जो आइडल लोग होते हैं या जो आदर्श लोग होते हैं, जिनकी बात या युवा सबसे ज्यादा उनसे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और इसी के संबंध के अंदर भारतीय एक क्या है, भारतीय गेंदबाज है जिनका नाम मोहम्मद शमी है
और पूमा की अभी हाल ही में उनको क्या बनाया गया है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर कल के क्रिकेट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए थे। तो कल इनको मैन ऑफ द मैच के नाम से भी, इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम मोहम्मद शमी है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। पूमा इंडिया में इनको बनाया ही है, भारत के तेज गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी, अपने ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे इनका नाम शामिल हो गया। और 2023 के अंदर जो आईपीएल जो खेला गया था, जिसका खिताब चेन्नई ने जीता था, लेकिन अगर पर्पल कैप अगर किसी को मिली, कह सकते हैं पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर होता है, और इस खिताब का जो है वो अगर किसी को मिला है, उनका नाम था मोहम्मद शमी। यह भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? अबू धाबी की बात करें तो यहाँ पे बैडमिंटन की एक चैंपियनशिप हो रही थी, अबू धाबी मास्टर्स के नाम से इसको जाना जा रहा है, और एक भारत की बहुत नवोदित कह सकते हैं यंगस्टर खिलाड़ी है जिनका नाम उन्नति हुड्डा है, उन्होंने इस खिताब को जीता है। इसके अलावा मेरे नीचे आप या कह सकते हैं प्रश्न के नीचे आप जो विकल्प देख रहे हैं, जहाँ पे साइना नेहवाल भी भारत की बहुत बड़ी बैडमिंटन स्टार है, जवाला गुट्टा भी रही है, इसके अलावा पीवी सिंधु भी रही है। पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो इन्होंने ओलंपिक के अंदर रजत पदक और कांस्य पदक जीता है, जबकि ज्वाला गुट्टा ने भी युगल के अंदर जीते हैं कुछ खिताब। इसके अलावा साइना नेहवाल की अगर बात करें तो इन्होंने भी ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक को जीता है। जान लेते हैं कुछ उन्नति हुड्डा के खिताब के बारे में कि उन्होंने किस खिलाड़ी को जो हरा करके और इस खिताब को जीता। तो उन्होंने 16 साल की उन्नति हुड्डा ने 20 साल की सामिया इमाद फारूकी को 21-16 और 22-20 के सेट से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार से उनको प्रदान किया गया? सवाल पूछा जा रहा है कि वैसे तो जो मिलिट्री स्टेशन होते हैं अपने आप में ही कह सकते हैं कि बखूबी वाले होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन जो हरियाली होती है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और इसी की वानगी है कि सभी जो स्टेशन होते हैं उनकी रैंकिंग या कह सकते हैं उनकी मेरिट्स में उनको स्थान दिया जाता है। इस बार का जो खिताब है 2023 का सबसे बेस्ट जो ग्रीन कह सकते हैं कि हरियाली वाला जो स्टेशन है, उसका पुरस्कार किसको मिला है? उसका पुरस्कार मिला है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। जब आप जम्मू से श्रीनगर की आप तरफ जाते हैं तो आपको उधमपुर सैन्य स्टेशन वहां पे मिलता है, और वहां पे एक जो है वो आर्मी की बहुत बड़ी कोर भी वहां पे है। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना की अभी जो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, जिसको कह सकते हैं COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है मनोज पांडे। और अगर बात करें इसकी मेरिट के स्थान पे कि सेकंड नंबर किसको मिला है, तो उस स्टेशन का मिलिट्री स्टेशन का नाम है देहरादून। और देहरादून में आपको मैं बताता चलूं कि देहरादून के अंदर IMA एकेडमी है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां पर ऑफिसर्स को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बात करें सेना दिवस के बारे में, तो हर साल सेना के द्वारा 15 जनवरी को सेना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है जिनका हाल ही के दौरान उनका क्या हो गया? निधन हो गया। बिशन सिंह बेदी वेटरन क्रिकेट लीडर कह सकते हैं, क्रिकेटर रहे हैं, और ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे, और इन्होंने 17 से लेकर के 80 वाला जो डिकेड था, जो दशक था, वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम का वो हिस्सा रहे। इसके अलावा कैप्टन भी रहे, और वर्तमान में उनकी या कह सकते हैं कि 23 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो आंसर जाता है, ये जाता है क्रिकेट। जान लेते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। 25 सितंबर 1986 में इनका अमृतसर पंजाब में इनका जन्म। बाएं हाथ के गेंदबाज रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट या कह सकते हैं क्रिकेट करियर की बात करें तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट और वनडे करियर क्रिकेट दोनों ही खेले, क्योंकि T20 तो अभी वर्तमान समय में आया है, तो ये उस समय नहीं खेला जाता था। तो बात करने वाले हैं कि 1966 से लेकर के 1979 तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 67 मैच खेले। इसके अलावा 1974 से लेकर के 1979 तक उनका वनडे करियर रहा, जहां पे उन्होंने 10 मैच खेले, और हाल ही में उनकी जो मृत्यु 23 अक्टूबर को होगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश को रूप परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम है उसको क्या किया, वहां से उसको मिला है?
वैसे देखा जाए तो दक्षिणी एशिया के अंदर यूरेनियम की कमी पाई जाती है, लेकिन सभी प्रकार की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत जैसे देश कनाडा या किसी और अन्य देश से भी यूरेनियम का क्या करते हैं, आयात करते हैं। हालांकि भारत के पास में यूरेनियम की खोज हाल ही के दौरान ज्यादा से ज्यादा की जा रही है कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय या घरेलू स्तर पर कर सके। और अपना ही पड़ोसी एक देश है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने अपने परमाणु ऊर्जा या कह सकते हैं बिजली उत्पादन के लिए रूस से क्या लिया है, यूरेनियम लिया है और रूपर संयंत्र है। और पूछा जा रहा है सवाल कि ये कौन से देश से संबंधित है, तो रूस ने बांग्लादेश को ये निर्यात किया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। बांग्लादेश के जो रूपपुर जो एक नाम की जो जगह है, वहां पे 2400 मेगावाट क्षमता वाला देश का परमाणु बिजली घर बनाया गया। और परमाणु बिजली घर या कह सकते हैं परमाणु जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें दो प्रकार की चीजें करी जाती हैं। एक तो परमाणु होते हैं जहां से परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, जबकि दूसरा ये होता है कि परमाणु से क्या बना सकते हैं आप, यूरेनियम से यूज करके उसको क्या बना सकते हैं आप, बिजली बना सकते हैं। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे संयंत्र हैं जिसके अंदर रसिया का भी सहयोग हमें प्राप्त होता है। तो 2 यूनिटों वाली इस बिजली घर से 1.5 करोड़ घरों को क्या मिलने वाली है, बिजली मिलने वाली है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज की जनरेशंस की बात करें, आज के देशों की सबसे बड़ी प्रमुख अगर कोई समस्या है तो ऊर्जा उत्पादन की है। और इस संयंत्र ने भारत या कह सकते हैं बांग्लादेश की समस्या को एक हद तक क्या कर दिया है कि दूर कर दिया है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो उसकी जो राजधानी है उसका नाम है ढाका और वहां की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक के अगले सीईओ कौन होंगे? कोटक महिंद्रा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, भारत का निजी क्षेत्र का नंबर 3 बैंक है जो कोटक महिंद्रा के नाम से जाना जाता है। पहले इसके जो सीईओ हुआ करते थे या कह सकते हैं संस्थापक हुआ करते थे, उनका नाम उदय कोटक था, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या कह सकते हैं अपने कर्तव्यों से उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को दूर कर लिया और किसी और को सीईओ बनाया जाना उचित होगा। उसी के क्रम में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका जो आंसर क्या होगा, तो इनका नाम है अशोक वासवानी है, अंतरराष्ट्रीय बैंकर रहे हैं, ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में उनके पास में काफी व्यापक नॉलेज है और इसीलिए उनको जो है कोटक महिंद्रा का सीईओ बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकर अशोक वासवानी स्थापना अगर बात करें अगर किसकी, कोटक बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है वो हो गई थी 1985 में। संस्थापक का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, उदय कोटक है। कर्मचारियों की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 1 लाख कर्मचारी इसके अंदर कार्यरत है। भारत के सभी शहरों के अंदर कह सकते हैं लगभग सभी शहरों में इसकी शाखाएं विद्यमान है, जिसमें इसके एटीएम्स भी हैं, इसके अलावा शाखाएं भी हैं। 1 लाख लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है और 1780 के आसपास इसकी शाखाएं हैं, 1963 के आसपास 2963 के आसपास इसके एटीएम्स है। और अगर रैंकिंग्स की बात करें कि जहां पे निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा 3रा बैंक है, इससे पहले एचडीएफसी का नंबर आता है, उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक का आता है और लास्ट में आता है किसका, कोटक महिंद्रा का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश होगा? 2024 के अंदर कपड़ा जो है उसका एक कपड़ा जो मेजबानी करने वाले कह सकते हैं कपड़े के लिए बहुत बड़ा एक आयोजन किया जाने वाला है और उस देश का नाम है भारत। तो भारत ने 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा कपड़ा का आयोजन किया जाने वाला है जिसके अंदर हस्तशिल्प उत्पाद, इसके अलावा कसीदाकारी से जुड़े हुए अनेक प्रकार के परिधान, उनको भी भारत यहाँ पे क्या करने वाला है, उसका डिस्प्ले करने वाला है। तो लगभग बहुत सारे कह सकते हैं कि लगभग 40 देश इसके अंदर भागीदार होने वाले हैं। लगभग 2000 के आसपास वहां पे कर्मचारी अपने कपड़ों का या उस देश के जितने भी विभिन्न प्रकार के जो कपड़े से निर्मित जो उत्पाद होते हैं उनका डिस्प्ले करने वाले हैं। भारत के अंदर ये भारत मंडपम और इसके अलावा यशोभूमि, दोनों ही भारत मंडपम के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही के अंदर जब G20 का सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भारत मंडपम के अंदर बहुत बड़े जो G20 के आयोजन किए गए थे और उसी के संबंध के अंदर यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर है 2000 से अधिक प्रदर्शकों के साथ प्रदर्शनी लगाएगी। इसमें ज्ञान सत्र सम्मेलन, सीईओ गोलमेज सम्मेलन इत्यादि यहाँ पे क्या करे जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। बात करने वाले हैं कि अभी वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है पीयूष गोयल है। इससे पहले पिछली सरकार के टेन्योर के अंदर उन्होंने रेल मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक आयरन स्टिंग प्रणाली पेश की है? मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रक्षा टेक्निक्स में सबसे ज्यादा उन्नत तरीके से काम करता है और भारत जैसे यह कह सकते हैं विकसित देश भी उनकी रक्षा प्रणालियों को आयात करते हैं। लेकिन इस बार इजराइल धोखा खा गया, कह सकते हैं चकमा खा गया और हमास के विद्रोहियों ने
वहां का जो आयरन डोम नाम का एक बहुत बड़ा सिस्टम था, जिस कह सकते हैं या मैं मानता हूं कि आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि अगर कोई दुश्मन देश उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की मिसाइल अटैक करता था तो सबसे पहले उसको बिना बताए आयरन डोम अपने आप में एक्टिवेट हो जाती थी और उसको रास्ते में न्यूट्रलाइज कर देती थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इजराइल धोखा खा गया, उसकी खुफिया एजेंसियों को किसी प्रकार की कोई भनक नहीं लगी और इजराइल के अंदर हमास के लड़ाके घुस गए और वहां पे असंख्य या कह सकते हैं सैकड़ों की तादाद में इजरायली नागरिकों को बंधक बना करके वो ले गए। इसी के अगर कह सकते हैं कि उसको रिटालिएट करने के लिए, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए सरकार ने, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयरन स्टिंग की जो प्रणाली है वो इजराइल ने इसको इजाद करा है। इसके अलावा जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली आयरन स्टिंग प्रणाली जो इजाद की गई। आयरन स्टिंग एक 120 mm का मोटार म्यूनिशन चाहिए, इसे लेजर और जीपीएस के माध्यम से या नेविगेशन के साथ उसको डिजाइन किया गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू यह कह सकते हैं कि इसके अंदर लेजर के द्वारा इसको टारगेट किया जाएगा और इसकी जो किलोमीटर की जो रेंज होने वाली है 1 से लेकर के 12 किलोमीटर के मध्य जितने भी प्रकार के टारगेट्स आएंगे उनको ये नष्ट नाबूद करने में सक्षम है। हाल ही के दौरान जब हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल पे जब अटैक कर दिया, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए स्वॉर्ड ऑफ आयरन जो है एक बहुत बड़ा क्या चलाया गया, अभियान चलाया गया, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और हमास के आसपास या कह सकते हैं गाजा पट्टी के आसपास उसने एरिया को नष्ट नाबूद कर दिया। तो ये अपने आप में बड़ा फैक्ट है। इसके अलावा वहां के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो मैं आपको और आगे बताता चलूं कि ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल के अंदर भारतीय जितने भी नागरिक वहां पे निवास करते थे, किसी कार्यवश वहां पे गए हुए थे, उनको स्वदेश से कुशल वापसी भारत में कराने के लिए एक ऑपरेशन चला गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है और प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस भारतीय न्यायाधीश को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया? मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के अंदर 50वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली के जो हैं, जिनका नाम DY चंद्रचूड़ है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया जाने वाला है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि जिस स्कूल के अंदर या कह सकते हैं लॉ कॉलेज में पढ़े हैं और वहीं पे वही कॉलेज आपको सम्मानित करती है, तो अपने आप में इससे बड़ी गर्व की बात कोई और हो ही नहीं सकती। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के और ये उनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 50वें सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश है उनकी संख्या 33 है। और थोड़ा और आपको मैं आगे बताता चलूं कि वर्तमान में यह कह सकते हैं भारत के सर्वप्रथम पहले जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम HJ कानिया था। तो ये भी आपसे सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 13। हाल ही में RBI द्वारा किस फाइनेंस कंपनी पर RBI की गाइडलाइनों का अनुपालन नहीं करने पर उन पे क्या दिया गया? जुर्माना लगाया गया है। RBI की रेगुलेशंस को सभी बैंकों को मानना पड़ता है। अगर RBI की अगर स्थापना के बारे में बात करें तो एक 1934 का जो अधिनियम है, भारतीय अधिनियम 1934 के अनुसार RBI की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा विदेशी पूंजी है उसका प्रवाह है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा मौद्रिक जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? RBI करता है। वर्तमान में इसके जो कह सकते हैं CEO है या जो अध्यक्ष है वो कौन है? उनका नाम है शशिकांत दास है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पे NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पे किसी प्रकार के अगर कोई मापदंड को वो रेगुलेट नहीं करती, उनका पालन नहीं करती हैं, तो RBI के द्वारा उन पे आर्थिक दंड लगाया जाता है। और उसी की बानगी आप देख रहे हैं कि L&T कंपनी जो फाइनेंस की कंपनी थी उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का क्या लगाया गया? चार्ज लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। अब जान लेते हैं उसके बारे में कुछ। अगर RBI के गवर्नर की बात करें तो RBI जो गवर्नर है उनका नाम शशिकांत दास है। और अगर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट की भी बात कर लेते हैं कि अगर रेपो रेट है तो रेपो रेट में जो 6.5% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट के अंदर 3.35% के बारे में ये इसकी बैंक रेट्स है। मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये होता है कि बैंकों को
आरबीआई दीर्घकालीन क्या देती है, लोन प्रदान करती है, और उसकी जो लोन की जो रेट्स है वो कितनी है, 6.5% है। जबकि रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको बताता चलूं कि अगर किसी बैंक के पास में अधिशेष राशि होती है और वो अपनी राशि आरबीआई के पास जमा कराना चाहती है, उस पे आरबीआई कितना क्या देने वाला है, इंटरेस्ट देने वाला है, तो क्योंकि वो तो कम ही देगा, और उसी में आप देख रहे हैं कि 3.35% के आसपास ही क्या देती है आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देती है कि हमारे को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पैसे हमारे पास रखने हैं तो हम ब्याज कितना देंगे, आधा ही देंगे, लेकिन आप हमसे मांगोगे क्योंकि डिमांड आपकी है, तब हम आपको क्या 6.5% के आसपास ही पैसा देंगे इस रेट के हिसाब से। अगर स्थापना के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी क्या करी गई है, स्थापना की गई है। और स्थापना का जो वर्ष और तारीख के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई में है, और जितने प्रकार के जो बड़े बैंक हैं, अगर आईसीआई की बात करें, कोटक महिंद्रा की बात करें या एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, सभी के मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? नूर के जैसे ही नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपका आ जाता है ईरान। ईरान ने हाल ही के अंदर जो है वो नूर 3 को क्या किया है, लॉन्च किया है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अन्य फैक्ट्स। ईरान द्वारा सैन्य उपग्रह नूर 3 को प्रक्षेपण उसका किया गया। नूर 3 जो है एक इमेजिंग उपग्रह है जो वहां से फोटोग्राफ्स लेगा, और ये उपग्रह पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन छवियों को भी क्या करेगा, कैप्चर करने में ये सक्षम है। इसके अलावा कुछ और चीजें उपग्रह में इनके पहले में नूर फर्स्ट, इससे पहले उन्होंने नूर 1 को प्रक्षेपित किया, इसके बाद में नूर 2 को किया, और उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हर बार वो ऐसी चीजें करता रहा है। 2020 के अंदर उन्होंने पहला छोड़ा, उसके बाद में 2022 के अंदर उनका दूसरा कैश रॉकेट भी उन्होंने लॉन्च किया है। अब हाल ही में ईरान चर्चा में इसलिए है कि हाल ही के दौरान बहुत बड़ी एक मानवीय कह सकते हैं महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनकी ईरान के अंदर मौत हो गई थी, उनको यूरोपियन यूनियन ने वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार से उनको नवाजा है। और उस पुरस्कार का जब एक पहली बात तो बता दूं, उस महिला का जो नाम था वो महसा अमीनी था, जिनको मरणोपरांत क्योंकि ईरान में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन्होंने शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से यूरोपियन संघ से उनको क्या किया, उनको सम्मानित किया है। तो ये भी आपने एक बड़ा फैक्ट है कि महसा अमीनी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए जान लेते हैं। और आज इस सेशंस का लास्ट जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल जो है उसका विस्तार करते हुए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का निवेश अभी और करने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि फसल बीमा योजना ऑलरेडी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है, और इसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए इसके अंदर और ज्यादा निवेश करने वाली है। तो कह सकते हैं कि जो अभी फसल बीमा जो योजना थी वो सिर्फ पहले फसलों तक ही संबंधित थी, लेकिन अभी उसके अंदर फसलों के अलावा पशुपालन है, मवेशी है, इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो कृषि के जो उपकरण होते हैं, कृषि उपकरण के जिसमें कृषि उपकरण के अंदर सबसे पहले आ जाता है ट्रैक्टर, इसके अलावा अत्याधुनिक मशीनें जिसमें अनाज और चारा इस प्रकार को भी काटा और बनाया जाता है। इस प्रकार की जो जितनी भी प्रकार की जो कृषि और पशुपालन से संबंधित स्कीम्स है उसके दायरे को भी इसमें शामिल कर दिया है, और उसी के लिए सरकार को बजट की जरूरत पड़ी, और इस बार का जो बजट है वो 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें शामिल कर दिया है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरफ फसलों का इंश्योरेंस किया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या करने वाली है, इस बार के अंदर बजट के अंदर कृषि हो गया, पशुपालन हो गया तथा किसानों से संबंधित अन्य सुविधाओं को इंश्योरेंस के दायरे में उनको ला दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। वर्तमान में बात करें कि कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है, तो उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, और वो कहां से आते हैं, वो एमपी मध्य प्रदेश से आते हैं। बात कर लेते हैं कि कृषि का अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसके अंदर कितना बड़ा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर भारत की जो आबादी संलग्न है वो सबसे ज्यादा कृषि कार्यों पे ही है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि भारत की आधी आबादी जो है वो कृषि के अंदर कार्यों के अंदर संलग्न है, लेकिन जीडीपी में उसका जो कह सकते हैं अनुपात है वो बहुत कम हो गया, और धीरे धीरे 15% के आसपास हो गया। यही अगर 1950 के आसपास जब भारत आजाद हुआ था उस समय 50% के आसपास भारतीय जो आय होती थी, जीडीपी होती थी, उसमें कृषि का योगदान होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका जो स्थान वो किसने ले लिया, सर्विस सेक्टर ने ले लिया, और इसके अलावा उसका ले लिया उद्योग ने ले लिया। और वर्तमान में जो कृषि है वो क्या आगे धीरे धीरे उसका जो अनुपात है जीडीपी में अनुपात है वो 15% के आसपास आ गया है।
आज की क्लास के दौरान हमने जाने इतने सारे फैक्ट जो आज के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित थे, जिसके अंदर देश विदेश इसके अलावा समसामयिक विषयों पे आधारित थे। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। क्लास की जो डिस्क्रिप्शन है, आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लगातार लोगों के साथ में शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।